एक टॉपिक आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट एन इन्फ्लुएंस। इट इज़ एन इन्फ्लुएंस एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनीथिंग एल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से, पहली बात तो ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी एनी चार्ज पार्टिकल, वो अपने स्पेस के अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जनरेट करता है। और वो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल है, ये अपने एरिया, अपने आसपास के एरिया में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब उस इन्फ्लुएंस वाले एरिया के में दूसरी कोई भी चार्ज पार्टिकल आ जाएगी तो उसको फोर्स फील होगा, ठीक है। दैट विल एनकाउंटर अ फोर्स। सो दिस फील्ड इज़ ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल। ये एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पर अगर आप कोई टेस्ट चार्ज को रख दो तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो इसका बट नेचुरल इसका जो फार्मूला है, दिस इज़ गिवन बाय द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, और ये क्या है, फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज। तो मान लो कि हम लोगों ने क्या किया कि फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल तक कैपिटल Q, उसके आसपास के एरिया में दूसरा चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस कर दिया स्मॉल q, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो r है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस कैपिटल Q वाले इसके वजह से इस पूरे रीजन में एक फील्ड क्रिएट होगा। और ये टेस्ट चार्ज है, ये तुम्हारा मेन चार्ज है, ठीक है, यही तुम्हारा मेन चार्ज है। तो इस अब यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो इसके वजह से ये जो मेन चार्ज है, इसके वजह से अपने रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। उस इन्फ्लुएंस के किसी एक पॉइंट पर आपने एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया है, तो बट नेचुरल उस पर फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा, Q/r², जो कूलम्ब्स लॉ है, इस पर कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस मेन चार्ज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा द टोटल फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट चार्ज इटसेल्फ। तो टोटल फोर्स कितना था एक्चुअली में, अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, दिस वाज नथिंग बट इक्वल टू KQ स्मॉल q अपॉन r², और डायरेक्शन तो r वेक्टर था, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज इटसेल्फ हो जाएगा। तो स्मॉल q गायब हो गया इसमें से, तो अभी क्या बच गया, Q अपॉन r², r कैप, ठीक है। r कैप रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स कंप्लीटली रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, यस और नो, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ द एंटायर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर आप इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, r कैप अपॉन r² को इसके मैग्नीट्यूड से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे में r³ आ गया, और ऊपर में मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो पूरा वेक्टर ही बन जाएगा। नीचे में r³ और ऊपर में पूरा वेक्टर बन गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक चार्ज, एक मेन चार्ज की वजह से पढ़ा था। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज़ द फार्मूला बेसिकली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू Q चार्ज, सिर्फ एक चार्ज की वजह से था, ठीक है। अगर हम लोग अब मल्टीपल चार्जेस की वजह से देखेंगे, मान लो एक A पॉइंट है, ये तुम्हारा, यहाँ पर तुमने टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया है, मान लो तुमने स्मॉल q टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया है A पॉइंट पर। अब इसके आसपास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। तो अभी क्या होगा कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर Q1 की वजह से अपना एक फील्ड होगा, Q2 की वजह से अपना खुद का फील्ड होगा, Q3 की वजह से अपना खुद का फील्ड होगा,
Q4 की वजह से अपना खुद का फील्ड होगा और Q5 की वजह से अपना खुद का फील्ड होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने टेस्ट चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पर प्लेस कर दिया तो फील्ड की वजह से फोर्स आ जाएगा। तो Q1 की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स आएगा, Q2 की वजह से एक फोर्स आएगा, Q3 की वजह से एक फोर्स आएगा, Q4 की वजह से एक फोर्स आएगा, Q5 की वजह से एक फोर्स आएगा। नेट फोर्स उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? दिस विल बी ड्यू टू sum of all the other forces. Net force on Q, net force on test charge Q will be force due to Q1 plus force due to Q2 plus force due to Q3 plus force due to Q4 plus force due to Q5. तो यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि नहीं? सुपरपोजिशन तो यही कहता है ना, नेट फोर्स एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस of all the forces at that particular point. तो but natural this electrostatic force also follows this principle of superposition. अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, तो सारे के सारे फोर्सेस को उसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो अब अगर इसको निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा आपको? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल, विल बी सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू दिस इंडिविजुअल मेन चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे Q1 के वजह से E1, Q2 के वजह से E2, Q3 के वजह से E3, Q4 के वजह से E4 और Q5 की वजह से E5। तो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर जितने भी चार्जेस की वजह से फील्ड लग रहा है सबका वेक्टर सम ले लो तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बता देगा, ठीक है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई साहब होता क्या है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या होता है? एक तो पहली बात तो ये इमेजिनरी है, और ये दूसरी बात बताता क्या है? इमेजिनरी लाइन्स है, ऐसा कोई रियल में लाइन्स ऐसा नहीं होता, बट इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस। बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता है एट एनी रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है। तो भाई साहब अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है इट ओरिजिनेट्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस टाइप के होते हैं? देखो फील्ड लाइंस मतलब ये जैसे प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज है, इसको अंदर ही लिख लो प्लस क्यू। तो फील्ड लाइंस किस टाइप से आ जाएगा? अगर आप देखेंगे फील्ड लाइंस विल बी समथिंग लाइक दिस, वो बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, रेडियली आउटवर्ड। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, अगर हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के वजह से अगर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लें माइनस क्यू, तो वो कैसे लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा? रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ, एट ऑल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। तो माइनस क्यू के वजह से जो आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है दैट विल बी रेडियली इनवर्ड, बट नेचुरल है। तो यहाँ से भी एक हिंट तो मिल ही गया है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर आ जाता है, एंड करता है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मान लो Q1 Q2 दो अलग अलग चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस टाइप से दिखा रहे हैं? सी दिस इज़ नॉट कंप्लीट, बट आई विल ड्रॉ द कंप्लीट लाइंस। इट ऑलवेज ओरिजिनेट्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, ओके, एंड इट एंड्स एट ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट।
आई होप सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ठीक है, दिस इज हाउ ये हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पॉजिटिव चार्ज से, Q1 से, और कहाँ पर एंड होगा? Q2 से। आप यहाँ से भी देख सकते हो, Q1 से निकला, Q2 पर एंड हुआ, Q1 से निकला, Q2 पर एंड हुआ। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये तो एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, इट ओरिजिनेट्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट, tangent to the field line gives the direction of electric field। tangent to the field line gives the direction of electric field का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखते हैं, अब इस पॉइंट पर मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो कर्व है इसका टेंजेंट ले लूँगा, तो ये जो डायरेक्शन है ये इस पॉइंट के लिए, इस मान लो ए डैश पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक लाइन ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा लाइन ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो बट नेचुरल अभी मैंने क्या बताया कि टेंजेंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है। तो मान लो इस टेंजेंट, इस कर्व के वजह से, जो ये वाला कर्व था, इसके वजह से अगर इस पर टेंजेंट लगा दे अपन, तो मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन मान लो एक ऐसा था और एक ऐसा था, यहाँ से शुरू हो रहा है और ऐसे जा रहा है। मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, हाइपोथेटिकली कंसीडर कर लो, तो इस वाले कर्व की वजह से टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। और दूसरा जो कर्व है, ठीक है, और दूसरा जो कर्व है, दूसरा कौन सा कर्व है? ये वाला। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे, इसके वजह से टेंजेंट ले लीजिए, तो इसके वजह से ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और पहले वाले कर्व की वजह से ये वाला डायरेक्शन था। अब एक बात बताओ, एक ही पॉइंट पर, जैसे ये ए पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे थे फील्ड लाइंस, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीपल डायरेक्शंस तो पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट करा, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, वो एट अ पॉइंट सिर्फ इट विल फेस ओनली इन वन डायरेक्शन। हेंस दिस विल बी एब्सर्ड कि तुम ये देखो ना कि ये यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। भगवान तो है नहीं, है ना, इट्स नॉट गॉड कि यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से। ऐसा नहीं हो सकता ना, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, लाइंस क्लोजली स्पेस्ड का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइंस वाइडली स्पेस्ड का मतलब है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि कुछ पॉइंट्स ऐसे अगर आप मान लोगे जिसमें कि आपके मान लो दो चार्जेस थे, Q1 पॉजिटिव Q1 और ये मान लो नेगेटिव Q1, तो अपन ने कुछ इस टाइप का बनाया था ऐसा। अब वो ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा था, पॉजिटिव से आएगा और नेगेटिव पर ख़त्म हो जाएगा, जो कि पहली प्रॉपर्टी थी। यहाँ इस रीजन में देखो, इस वाले रीजन में बहुत मतलब फील्ड लाइंस बहुत रेयर है। इस वाले छोटे से रीजन में देखोगे तो फील्ड लाइंस बहुत ही रेयर हैं, सिर्फ एक ही फील्ड लाइन जा रही है। अब ज़रा सा इसी छोटे से रीजन में देखो, अभी ख़त्म नहीं हुई ये बात। ठीक है, ये इधर इधर इधर, ये तो निकलता है ना, रेडियली आउटवर्ड निकलता है और ये रेडियली इनवर्ट जाता है इधर, है ना, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, अब ये ज़रा सा एक छोटा सा रीजन लो, यहाँ पे इधर लो, इधर लो और इधर लो, 3 रीजन दिखा रहे हैं अपन, है ना। रीजन वॉल्यूम सेम है, तीनों रीजन का वॉल्यूम सेम है। इसमें देखो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस कम से कम 6 से 10 है, इधर भी 6 से 10 है, इधर सिर्फ 1 है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस रीजन में, जो बीच वाला रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लो होगी क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई होगी क्योंकि नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हैं। इस वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, हाई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है।
आई होप सो कि ये क्लियर है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोजली स्पेस्ड है, जहाँ क्लोजली स्पेस्ड है इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ पर बहुत दूर दूर है वह इसका मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब जाने से पहले कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ देख पाते हैं अपन, कुछ देखते हैं। रेडियली इनवर्ट और रेडियली आउटवर्ड को तो बता दिया, सिर्फ सिंगल चार्ज की वजह से अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड है, नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड है। ठीक है, और ये भी बता दिया कि अगर दोनों चार्ज सेम है तो इसका कैसा है, +Q1 और -Q1 था, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, दोनों का चार्ज सेम है तो फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप का बनता है, एकदम सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लो कि दोनों चार्ज सेम है, मान लो Q1 इधर है और Q2 इधर है, मान लो, है ना, तो मान लो दोनों फील्ड लाइन सेम है, तो भाई साहब अगर और दोनों Q1 और Q1 है और दोनों पॉजिटिव है, मान लो ना पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है। फील्ड लाइन्स अपन ड्रॉ करेंगे, पहले तो उन दोनों का बीच का इक्वी डिस्टेंस सिमेट्रिकल पॉइंट ज़रा ड्रॉ कर लो इस टाइप से। मान लो ये जो पॉइंट है दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मान लो ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब फील्ड लाइन्स की क्या प्रॉपर्टी है कि ये तो ओरिजिनेट करेगा भाई साहब, ओरिजिनेट करेगा ना, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, निकल रहा है कि नहीं, है ना, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकलेगा। सिमिलरली Q1 यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना, और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, है ना, ऐसा कुछ चल रहा है भाई साहब। ठीक है ना, अब ये देखो इस पॉइंट के लिए ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए भाई, दोनों सिमेट्रिक है बट नेचुरल। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर और इधर इक्वल होगी तो दोनों कट जाएगी, लेफ्ट और राइट वाले तो कट जाएंगे, नेट ज़ीरो बच जाएगा। तो अगर मैं लेफ़्ट और राइट को हटा दूँ तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है। ये जो है इस टाइप का दिखता है सिमेट्रिक एक्सिस के आसपास। दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक। ठीक है, दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक। थोड़ा सा और पास ले आते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अगर दोनों बोथ सेम चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो इस टाइप का कुछ दिखेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अब ड्यू टू शीट देखते हैं। शीट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, शीट की वजह से, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला होता है शीट, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू σ/2ε0 रहती है। ठीक है, σ/2ε0 इन वैक्यूम, और 2ε लिख लो तो ज़्यादा सही है, अगर नॉन वैक्यूम भी है तो 2ε लिख लो। तो ये यूनिफॉर्म रहता है, मतलब सारे पॉइंट्स पर थ्रू आउट द रीजन ऑफ स्पेस यूनिफॉर्म और सेम वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो फील्ड लाइन्स अगर वैल्यू सेम है हर एक पॉइंट पर, हर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर 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 सब जगह पूरे वॉल्यूम में अगर वैल्यू सेम है और चेंज नहीं कर रही है, तो उन फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पैरेलल लाइन से। दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल लाइन्स represent uniform electric field. Parallel lines represent uniform electric field, that is uniform electric field मतलब strength of या magnitude of electric field at every point in space is same, at every point in space is same. आई होप सो दैट दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, तो ये मोटा मोटी तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था। आई होप सो कि इसके बाद थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हल्की फुल्की क्लैरिटी हो चुकी है।